हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे कंप्लीट कर लें। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का जो टॉपिक है, इसमें जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं वो था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। ओके, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ में हमने नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को पढ़ा था कि इनकी एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है उसके बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ में हमने उसके कंपोजिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड बेंच और टर्म ऑफ द ऑफिस, जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के सेक्शन 4 और सेक्शन 8 में मेंशन किया गया है, उसको हमने पढ़ा था। तो और उसी जो पिछला वीडियो है उसी में हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूनल एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि मेरे ख्याल से मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जो ग्रोथ है उसके रीज़न क्या थे, या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो उसकी नेसेसिटी क्या थी। ट्रिब्यूनल्स आर लेस एक्सपेंसिव एंड प्रोसीजर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मलिस्टिक एज इन दी कोर्ट्स। तो जैसे कि आपके जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, ओके, जैसे कि आपके ऑर्डिनरी कोर्ट्स होते हैं, आपके ऑर्डिनरी कोर्ट्स में क्या होता है कि आपका ऑर्डिनरी कोर्ट्स का जो प्रोसीजर है, ठीक है ना, ऑर्डिनरी कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो आपका ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है ना, और कॉम्प्लेक्स होता है, फॉर्मलिस्टिक होता है। जबकि जो ट्रिब्यूनल्स है उसका जो प्रोसेस होता है वो आपका बहुत ही मतलब लेस एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रिब्यूनल्स आर चीपर। देखिए, ट्रिब्यूनल्स आर चीपर, नॉट कॉस्टली एंड ईजली असेसिबल टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बेसिकली जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो आपका उनकी मतलब उनमें जो भी डिसीज़न है उसका बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं पड़ता है। मतलब वो जो अफेक्टेड पर्सन है, ठीक है ना, एग्रीव्ड पर्सन जो है उसको ये महंगा नहीं पड़ता है ट्रिब्यूनल। अगर बाय द वे अगर वो आपका किस में जाएगा, ऑर्डिनरी कोर्ट्स वगैरह में जाएगा तो वो ज़्यादा उसे कॉस्टली पड़ जाएगा। एग्जाम्पल सेल टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्रिब्यूनल्स के, जैसे मैं बता देती हूँ आपको। सेल टैक्स, आपका सेल टैक्स अपीलेट हो गया आपका, ओके। ट्रिब्यूनल सेल टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गया, लैंड अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गया, एंड लेबर ट्रिब्यूनल्स वगैरह हो गए। नाउ ट्रिब्यूनल्स डिसाइड्स all questions subjectively on departmental policy basis, whereas the courts decides objectively। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो जो भी मैटर डिस्कस करते हैं वो सब्जेक्टिवली, मतलब जो भी मैटर को डिसाइड करते हैं, जिनका जस्टिस देते हैं वो आपका सब्जेक्टिवली देते हैं। कैसे देते हैं? सब्जेक्टिवली देते हैं, ठीक है ना। और किस पे बेसिस होता है ये? जो डिपार्टमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। और अगर हम ऑर्डिनरी कोर्ट्स की बात करें तो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो ऑब्जेक्टिवली लिया जाता है। ये सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली क्या है, ये जो हम कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। नाउ दे हैव एक्सपर्ट इन देयर पैनल हु कैन डिस्पोज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। तो अगर हम ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स में आपके एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है ना। ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो अगर उसी टेक्निकल प्रॉब्लम या टेक्निकल इशू से रिलेटेड अगर एक्सपर्ट्स हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से किसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। as they possess technical knowledge in particular fields like labor, revenue, excise, wages, etc. तो ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो किस किस फील्ड में हो सकते हैं, जैसे आपका लेबर से रिलेटेड इशू हो गया, रेवेन्यू से रिलेटेड इशू हो गया आपका, ओके, एक्साइज से रिलेटेड हो गया, वेजेस से रिलेटेड इशू हो गया। तो अगर हम शॉर्ट में समझें तो आपका ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं इनके जो एक तरीके से जो जजमेंट देने वाले पर्सन होते हैं वो कई बार क्या होता है, ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि मैटर को, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि मैटर को इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रिब्यूनल्स एक्ट रैपिडली विद वाइड डिस्क्रिशनरी पावर
बेसिंग देयर डिसीजंस ऑन डिपार्टमेंटल पॉलिसी एंड अदर फैक्टर्स। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो आपका ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है ना, उनका वाइड डिस्क्रिशनरी पावर होती है इनके पास में, ठीक है ना, और ये किसी भी मैटर को आपका रैपिडली सॉल्व करते हैं, किसी भी मैटर को रैपिडली सॉल्व करते हैं, और जो इनके डिसीजंस होते हैं वो डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़ और जो अदर फैक्टर्स होते हैं उन पे बेस होते हैं। Whereas ordinary courts follow strictly the procedure and the Evidence Act and hence take much time. जबकि जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स होते हैं, अगर हम ऑर्डिनरी कोर्ट्स की बात करें तो ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो होती हैं वो आपका ना जो एविडेंस एक्ट है और जो आपका प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे आपका सीपीसी हो गया, आपका सीआरपीसी हो गया, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना। अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात करी कि उसकी मतलब जो नीड क्यों थी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की नेसेसिटी क्या थी, ज़रूरत क्या थी, या उसके ग्रोथ के क्या कारण थे। अब हम पढ़ रहे हैं कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो है उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज जो होता है इसका वो क्या है आपका, कि दे ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन कंपेयर टू ऑर्डिनरी कोर्ट्स। तो अगर हम ऑर्डिनरी कोर्ट्स के हिसाब से बात करें तो ये ज़्यादा फ्लैक्सिबल, मतलब इनके डिसीजन ज़्यादा फ्लैक्सिबल होते हैं, ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दे आर चीपर एंड ऑफर स्पीडी जस्टिस। तो दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि चीपर होते हैं और स्पीडी जस्टिस ऑफर करते हैं। द प्रोसीजर फॉलोड बाय ट्रिब्यूनल इज सिंपल। जो ट्रिब्यूनल्स जो आपके प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो आपके कैसे होते हैं, सिंपल प्रोसीजर फॉलो करते हैं। प्रोसीजर कैसा होता है, सिंपल होता है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, they offer relief to the ordinary courts that are already overburdened with the suits। मतलब ये जो आपके ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं एक तरीके से उनका जो ओवरबर्डन, क्योंकि उनमें ऑलरेडी बहुत सारे केसेस आपके पेंडिंग होते हैं, ओवरबर्डन है हमारी जो जुडिशरी है, हमारे जो कोर्ट्स हैं, तो उनको एक तरीके से रिलीफ प्रोवाइड करता है, क्योंकि छोटे मोटे जो मैटर्स होते हैं ये अपने लेवल पे ही डिसाइड कर लेते हैं, उनका जस्टिस जो है अपने लेवल पे ही निकाल लेते हैं। नेक्स्ट इज दे हैव एक्सपर्ट्स इन देयर पैनल हु स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर एरियाज। तो इसका एक और एडवांटेज क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपका टेक्निकल नॉलेज वाले एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है किसी इशू को सॉल्व करने के लिए, तो इनके पास में वो एक्सपर्ट्स भी होते हैं, कई बार इनके पास में वो एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो कि आपका क्या करते हैं, मतलब इनके पैनल में डिसीजन वाला जो जस्टिस वाला जो पैनल होता है उसमें कुछ आपके एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो कि आपका किसी पर्टिकुलर एरिया में अपने स्पेशलाइज होंगे, जैसे लेबर हो गया, वेजेस हो गया, रेवेन्यू एक्सेट्रा हो गया। Now next point is provide sufficient, ये बेटा sufficient की spelling T, provide sufficient administrative action and fair justice to all। ये आपके लिए एक तरीके से sufficient administrative action provide करता है, साथ ही साथ में सबके लिए fair justice जो है वो provide करता है। अब हम अगर limitations की बात करें तो limitations क्या होती हैं इसकी, it consists of members and hats that may not possess, that may not यहाँ मैं मार्क कर देती हूँ, दैट मे नॉट पोजेस एनी बैकग्राउंड ऑफ लॉ। मतलब इसके जो मेंबर्स होते हैं, इसके ट्रिब्यूनल्स के जो मेंबर्स होते हैं वो कई बार ऐसे होते हैं कि जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता लॉ से रिलेटेड, मतलब कानून का जो कानून की उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा है इसका, as they do not rely on uniform precedents and hence may lead to arbitrary and inconsistent decision। बेसिकली आपके ये जो ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन होते हैं ये किसी प्रेसिडेंस को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। प्रेसिडेंस क्या होते हैं, अगर हम कोर्ट्स की उसमें समझे तो प्रेसिडेंस बेसिकली ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस होते हैं जिनका रेफरेंस लिया जाता है कि भाई आपका उस केस में डिसाइड किया गया था पहले, और उसी से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो उसको एक प्रेसिडेंट की तरह ले लेंगे कि भाई हाँ जब उसमें ये डिसीजन आया था, अगर वो डिसीजन सही था तो ये भी इसमें भी, इस केस में भी यही डिसीजन हो सकता है। तो हो सकता है क्योंकि ये आपका किसी प्रेसिडेंस को फॉलो नहीं करता है तो इसकी वजह से आर्बिट्ररी और इनकंसिस्टेंट डिसीजन हो सकता है। नाउ अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के, दे मे गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है ये कई बार अपने डिसीजन लेते हुए हो सकता है कि रूल ऑफ लॉ जो है उसको फॉलो ना करे। तो रूल ऑफ लॉ क्या इंश्योर करता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या आपका इंडिविजुअल जो है, कोई भी इंस्टीट्यूशन
या इंडिविजुअल जो है वो अपनी पावर का आर्बिट्ररी यूज़ मतलब मनमाने ढंग से प्रयोग ना करे, ठीक है ना। नाउ इट इज़ द प्रिंसिपल दैट एवरीबडी इज सब्जेक्ट टू एंड अकाउंटेबल टू दी लॉ। और ये जो रूल है, रूल ऑफ लॉ, ये क्या कहता है कि हर कोई जो है उसके ऊपर आपका लॉ सुप्रीम होता है, कानून आपका सुप्रीम होता है और सबके ऊपर वो एक जैसा अप्लाई होता है। ओके ना। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रोसीजर। इनका कोई भी यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रोसीजर नहीं होता, मतलब इनका जो बोलते हैं डिसीजन लेने के लिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोसीजर आपका फॉलो नहीं करते हैं, जबकि आपका ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो होते हैं उनका यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रोसीजर होता है, ठीक है ना, सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। Now most of the tribunals don't enjoy the same amount of independence as enjoyed by judges and executives of the court। तो इसमें क्या बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो ट्रिब्यूनल्स के जो आपका ट्रिब्यूनल्स होती हैं उनको उतनी इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है जितने कि आपका जो कोर्ट होता है उसके जजेस या एग्जीक्यूटिव्स एंजॉय करते हैं। Another disadvantage is the administrative tribunals are handled by individuals like administrators and technical heads who may have no experience or training related to judicial proceedings। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लिमिटेशन में भी ये बात कही गई थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं कई बार ये आपके ऐसे पर्सन इनको हैंडल करते हैं जो कि आपका सिर्फ क्या है एडमिनिस्ट्रेटर है या टेक्निकल हेड्स होते हैं, जिनके पास में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मतलब लॉ की जो है किस तरीके से लॉ को प्रोसीड करना है उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। एंड दे होल्ड समरी ट्रायल्स एंड डू नॉट फॉलो एनी प्रेसिडेंट्स, मतलब वो सिर्फ समरी ट्रायल आपका क्या करते हैं फॉलो करते हैं और किसी भी प्रेसिडेंट को फॉलो नहीं करते हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द कोर्स ऑफ फ्यूचर डिसीजन। तो जब आप किसी प्रेसिडेंट को ही फॉलो नहीं करते हैं, कोई प्रेसिडेंट बनाते ही नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्यूचर में अगर मान लो सेम इश्यूज अगर अराइज होते हैं तो उसके लिए आपका किस डिसीजन को मतलब आपका फाइनल किया जाएगा वो आपका क्लियर नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो है उसका मतलब जो भी चैलेंजेस उसके सामने हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। द फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज नॉट ऑटोनॉमस पर सी, मतलब इसकी जो फंक्शनिंग है वो आपका ऑटोनॉमस नहीं होती है। ये क्या होता है, ये दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव्स फॉर द एस्पेक्ट्स लाइक फंडिंग एंड अपॉइंटमेंट। तो इनकी जो फंक्शनिंग होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की ये आपकी ऑटोनॉमस नहीं होती है और यह आपका जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन पे डिपेंड होते हैं फंडिंग के लिए या अपॉइंटमेंट्स वगैरह के लिए। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स लैक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू फंक्शन एफिशिएंटली। तो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है इनके पास कोई आपका प्रॉपर या एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता है जिसकी वजह से ये अपना काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। मतलब एफिशिएंटली वर्क करने के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है जो इनके पास नहीं होता है, जिसकी कमी होती है। नेक्स्ट इज द स्टाफिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स आर स्टिल अननोन, मतलब कितनी जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें किस किस स्टाफ की ज़रूरत है, किस किस लेवल पर ज़रूरत है, ये आज तक भी अभी ढंग से क्लियर नहीं हुआ है। नाउ in Chandra Kumar case, the Supreme Court held that the appeals of tribunals come under the jurisdiction of the court। तो आपका चंद्र कुमार जी का तो एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो आपका ट्रिब्यूनल्स है उसकी जो भी अपील्स है या उसके अगेंस्ट जो भी अपील है वो किसके जुरिडिक्शन में आएगा, कोर्ट के जुरिडिक्शन में आएगा। तो ये भी एक तरीके से डिसएडवांटेज हो सकता है क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ट्रिब्यूनल्स बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपका जुडिशरी पे बर्डन कम हो। पर अगर आपका उसकी अपील आपका कहाँ जाएगी, कोर्ट के पास में जाएगी, तो जुडिशरी पे तो बर्डन एज इट इज़ बना हुआ है। तो दिस डिफीट द होल पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ द जुडिशरी। The tribunals are chaired by the retired judges who are appointed by the government। जनरली कई बार क्या होता है कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनको आपका चेयर कौन करता है, मतलब उनका जो चेयरपर्सन होगा कौन होता है, चेयरपर्सन ही मतलब उसमें जो बेसिकली मेन पर्सन वो क्या होता है, रिटायर्ड जजेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस रीज़न द प्रेजेंट जज may show favoritism towards certain matters so that they may be appointed as a part of the tribunals during the post retirement। तो इस केस में क्या हो सकता है, क्योंकि रिटायर्ड जजेस को रखता है तो कई बार क्या हो सकता है कि जो जजेस है जो प्रेजेंटली जजेस हैं
वो किसी पर्टिकुलर मैटर्स में या किसी पर्टिकुलर इश्यूज़ में फेवरेटिज्म शो कर सकते हैं, ताकि उनको रिटायरमेंट के बाद में ट्रिब्यूनल्स में एक पोजीशन मिल जाए या ट्रिब्यूनल्स में काम करने का मौका मिले। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो ट्रिब्यूनल्स का इशू था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं डिस्कस करूँगी आपका जो कोर्ट्स होते हैं और ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। तो टिल देन आप वीडियोस देखते रहिए, उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप ना इनका स्क्रीनशॉट, मैंने कोशिश की है थोड़ा क्लियरली बनाने की, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कोशिश करूँ कि PDF फॉर्म आपकी आगे बना सकूँ, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसकी PDF बना के आपको अपलोड कर या भेज सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।